नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे मंत्री की जांच के विषय में कालवृक्षीय मुनि का व्याख्यान। भीष्म जी कहते हैं, ऊपर जो बताई गई है वो राजनीति की पहली वृत्ति है। अब दूसरी सुनो। जो भी मनुष्य राजा की आर्थिक उन्नति करे उसकी राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। यदि मंत्री खजाने के धन की चोरी करता हो और कोई सेवक या तटस्थ मनुष्य इस बात की सूचना देने आए तो उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए और मंत्री से उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन हड़पने वाले मंत्री अक्सर ऐसे लोगों को मार डालते हैं। खजाना लूटने वाले लोग एकमत होकर उसके रक्षक को कष्ट देते हैं। यदि राजा की ओर से उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं हुआ तो वो बेचारा बेमौत मारा जाता है। इस विषय में कालवृक्षीय मुनि और कौशल्य राज का संवाद रूप प्राचीन इतिहास का लोग उदाहरण दिया करते हैं। सुना है कि एक बार कौशल देश के राजा क्षेमदत्ती के यहाँ एक कालवृक्षीय नाम के मुनि पधारे। वे बंद पिंजड़े में एक कौवा लिए राज्य का समाचार जानने के लिए उस राजा के राज्य में कई बार चक्कर लगा चुके थे। घूमते समय वे लोगों से कहते थे, सज्जनों, तुम लोग भी कौवे की विद्या सीखो। मैंने सीखी है, इसलिए कौवे मुझे भूत और भविष्य की बातें बता दिया करते हैं। इस प्रकार घोषणा करते हुए वे बहुत लोगों के साथ राज्य में घूमते फिरे। उस समय उन्होंने राजकार्य में नियत किए हुए कर्मचारियों की बहुत सी अनुचित कार्रवाइयां देखी। राष्ट्र के सभी व्यवसायों पर उन्होंने दृष्टि डाली और उसकी असलियत का पता लगाया। जो राजा के धन का अपहरण करते थे उसको भी जान लिया। इसके बाद वे कौवे को साथ लेकर राजा से मिलने आए और बोले, मैं इस राज्य की सारी बातें जानता हूँ। सबसे पहले वे राजमंत्री से जाकर बोले, मेरा कौवा कहता है तुमने अमुक स्थान पर अमुक काम किया है, राजा के खजाने से चोरी भी की है। इस बात को अमुक अमुक व्यक्ति जानते हैं, इसलिए शीघ्र ही राजा के पास चलकर अपराध स्वीकार करो। इस प्रकार उन्होंने कई आदमियों से कहा। उन लोगों ने भी खजाने से चोरी की थी। वे सबसे कहते थे, मेरे कौवे की कोई भी बात आज तक झूठी नहीं सुनी गई, तुम लोग अवश्य अपराधी हो। इस प्रकार जब मुनि ने राज कर्मचारियों का तिरस्कार किया तो सबने मिलकर मुनि के सो जाने पर रात में उनके कौवे को मरवा दिया। सवेरे उठने पर जब उन्होंने देखा कि मेरा कौवा पिंजड़े में बाण से बींधकर मरा पड़ा है तो राजा क्षेमदर्शी के पास जाकर उन्होंने कहा, राजन, आप प्रजा के प्राण और धन के स्वामी हैं। मैं आपसे अभय की याचना करता हूँ। यदि आज्ञा हो तो मैं आपके हित की बात बताऊं। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं अपना हित चाहता हूँ और आप मेरे हित की बात कहने वाले हैं। ऐसी दशा में क्षमा क्यों नहीं करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके कहे अनुसार कार्य करूँगा। आप जो कुछ कहना चाहते हो बेखट के कहें। मुनि ने कहा, महाराज, आपके कर्मचारियों में से कौन अपराधी और कौन निरपराध इस बात का पता लगाकर तथा आप पर सेवकों की ओर से भय आने वाला है ये जानकर प्रेम पूर्वक राज्य का सारा समाचार बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। नैतिज्ञ पुरुषों का कहना है कि जिसका राजा के साथ उठना बैठना होता है उसका विषैले सर्पों के साथ सहवास समझना चाहिए, क्योंकि राजा के वहाँ बहुत तेरे मित्र है, वहाँ बहुत से दुश्मन भी होते हैं। राजा के पार्श्ववर्तियों को उन सबसे भय होता है। स्वयं राजा से भी उन्हें क्षण क्षण में खतरा रहता है। जो अपना भला चाहता हो उसे राजा के पास कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे जलती हुई अग्नि के पास मनुष्य सचेत होकर जाता है, उसी प्रकार शिक्षित पुरुष को राजा के पास सावधानी के साथ रहना चाहिए। राजा प्राण और धन दोनों का स्वामी है। जब वो क्रोध करता है तो विस्तर सर्प के समान भयंकर हो जाता है। अतः सेवकों को अपनी जान हथेली पर लेकर बड़े यत्न से राजा की सेवा करनी चाहिए। मुंह से कोई बुरी बात न निकल जाए, खड़ा रहते, उठते, बैठते, चलते और इशारा करते समय कोई चूक न हो जाए तथा शरीर से कोई कुचेष्टा न प्रकट हो जाए। इन सब बातों के लिए सदा सतर्क रहना चाहिए। राजा को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो वो देवताओं की भांति संपूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है और यदि कुपित हो गया तो आग की भांति जड़ मूल सहित भस्म कर देता है। मेरे जैसा मंत्री आपत्ति काल में बुद्धि द्वारा सहायता देता है। राजन, आपको पता नहीं है, मेरा ये कौवा आपके ही कार्यों में मारा गया है, किंतु इसके लिए मैं आपको और आपके प्रेमियों को दोष नहीं दे सकता। आप खुद अपने हित और अहित को पहचानिए। स्वयं राजकीय कार्यों को देखिए, दूसरों की देखभाल पर विश्वास न कीजिए। जो लोग आपके ही घर में रहकर आपका खजाना लूटते हैं वे प्रजा की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। उन्हीं लोगों ने मेरे साथ वैर बांध लिया है। जो आपका विनाश करके इस राज्य को हड़प लेना चाहता है वो इसके लिए अंतःपुर में आने जाने वाले नौकरों से मिलकर कोई षड्यंत्र करने की चाल देख रहे हैं। ऐसा ही करने से उनका काम बनेगा, अन्यथा नहीं। अतः आपको सावधान हो जाना चाहिए। मैं कोई काम न लेकर यहाँ नहीं आया था।
तो भी षड्यंत्रकारियों ने कपट करने की इच्छा से मेरे कौवे को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। ये बात मुझे अपने तपोबल से मालूम हुई है। जैसे हिमालय की कंदरा में ठूंठ पत्थर और कांटे होते हैं, उसके भीतर सिंह और व्याघ्रों का निवास होता है और इन्हीं सब कारणों से उसमें प्रवेश करना तथा रहना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियों के कारण इस राज्य में भी किसी का रहना मुश्किल है। इस स्थान पर रहने में भलाई नहीं है। यहाँ अच्छे और बुरे की एक सी गति है। पापी और पुण्यात्मा दोनों के ही मारे जाने का अंदेशा है। न्यायतः तो पापी को दंड मिलना ही चाहिए और पुण्यात्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए, मगर इस राज्य में ऐसा नहीं होता, अतः यहाँ रहना ठीक नहीं है। समझदार मनुष्य को तो जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए। सीता नाम की एक नदी है जिसमें नाव ही डूब जाती है, ऐसी ही आपके यहाँ की राजनीति भी है। इसमें मेरे जैसे सहायकों को डूबने की आशंका है। मैं तो इसे सबको नष्ट करने वाली एक प्रकार की फांसी ही समझता हूँ। राजन, आपने ही जिन्हें मंत्री बनाया, आपने ही जिनका पालन किया, वे आपसे ही मिलकर आपके हित का नाश करना चाहते हैं। मैं राजा के साथ रहने वाले अधिकारियों का शील स्वभाव जानना चाहता था, इसलिए बहुत डरता हुआ सावधानी के साथ रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई सांप वाले मकान में रहता है, उस देश के राजा जितेंद्रिय है या नहीं, इनके अंदर रहने वाले सेवक इनके वश में तो हैं, इनका राजा पर प्रेम तो है, अथवा राजा अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं ना। ये सभी बातें जानने की इच्छा से मैं यहाँ आया था। जैसे भूखे को भोजन अच्छा लगता है, उसी प्रकार आपको देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु आपके मंत्री अच्छे नहीं जान पड़ते। मैं आपकी भलाई करने वाला हूँ, यही इन लोगों ने मुझ में सबसे बड़ा दोष पाया है। यद्यपि मैं इन लोगों से द्रोह नहीं करता, तो भी मुझे द्रोही समझकर ये मुझ पर दृष्टि रखने लगे हैं। जिसकी पीठ तोड़ दी गई हो, उस सांप के समान दुष्ट हृदय वाले शत्रु से सदा डरते रहना चाहिए। इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। राजा ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे महल में रहिए, मैं आपको बड़ी सुरक्षा और सत्कार से रखूंगा। जो आपको नहीं रहने देना चाहेंगे, वे खुद ही नहीं रहने पाएंगे। इसके बाद उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसको आप ही सोचिए। भगवान, जिस प्रकार राजदंड को मैं अच्छी तरह धारण कर सकूं और मेरे द्वारा अच्छे ही कार्य होते रहे, वो सब सोचकर आप मुझे कल्याण के मार्ग पर लाइए। मुनि ने कहा, राजन, पहले तो कौवे को मारने का जो अपराध है, इसको प्रकट किए बिना ही एक एक मंत्री को उसका अधिकार छीन कर दुर्बल कर दीजिए। इसके बाद अपराध के कारण का पूरा पता लगाकर क्रमशः एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दीजिए। एक एक करके मारने को इसलिए कहता हूँ कि बहुत से लोगों पर जब एक ही प्रकार का दोष लगाया जाता है, तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं। उस दशा में वे बड़े बड़े कंटकों को भी मसल देते हैं। अतः ये गुप्त विचार कहीं दूसरों पर प्रकट न हो जाए, इसी भय से ये बातें बता रहा हूँ। राजन, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा आपके साथ पुराना संबंध है। मैं आपके पिता का आदरणीय मित्र हूँ। मेरा नाम है कालकवृक्षीय मुनि। जब आपके राज्य पर संकट आया और आपके पिता का स्वर्गवास हो गया, उस समय सब कामनाओं का त्याग करके मैं तपस्या करने चला गया। आपके ऊपर विशेष स्नेह होने के कारण ही मैं यहाँ पुणे आया हूँ और आपको ये बातें बता रहा हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि आप फिर किसी के चक्कर में न पड़ें। आपने सुख और दुख दोनों ही देखे हैं। ये राज्य आपको देव इच्छा से प्राप्त हुआ है, तो भी आप इसे मंत्रियों पर छोड़कर क्यों भूल कर रहे हैं। तदंतर विप्रवर कालकवृक्षीय के पुनः आ जाने से राज परिवार में मंगल पाठ होने लगा। पुरोहित के वंश में भी हर्ष मनाया जाने लगा। कालकवृक्षीय मुनि ने अपनी बुद्धि के बल से कौशल नरेश को पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई उत्तम यज्ञ किए। कौशल्य राज ने भी पुरोहित के हितकारी वचन सुने और उनकी आज्ञा लेकर सब कार्य किया। इससे उन्होंने समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। अब है सभासद आदि के लक्षण तथा गुप्त सलाह सुनने के अधिकारी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा के सभासद, सहायक, सुयत, परिच्छद तथा मंत्री कैसे होने चाहिए। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, जो लज्जावान, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल और किसी विषय पर अच्छी प्रकार से बोल सकने वाला हो, उन्हीं को तुम सभासद बनाना। मंत्री, शूरवीर, विद्वान, ब्राह्मण, अधिक संतोषी तथा कार्य में विशेष उत्साह दिखाने वाले मनुष्यों को ही सहायक बनाने की इच्छा करना। जो कुलीन हो, अपनी शक्ति को छिपाता न हो, सुख में, दुख में, बीमारी में अथवा घायल होने पर भी कभी साथ न छोड़ता हो, वही सुयत बनने योग्य है। जो अपने ही देश में और अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों, बुद्धिमान, रूपवान, बहुज्ञ, निर्भय तथा प्रेम रखने वाले हों, वे ही तुम्हारे परिच्छद अर्थात सेनापति आदि होने योग्य हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न, शीलवान, इशारे समझने वाले, दयालु, देश काल के विधान को समझने वाले और स्वामी का हित चाहने वाले मनुष्यों को तुम सब कार्यों में अपना मंत्री बनाना, क्योंकि विद्वान, सत्यवादी, सदाचारी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले और सदा साथ देने वाले महान पुरुष तुम्हें कभी त्याग नहीं सकते।
जो कामना से, भय से, क्रोध से अथवा लोभ से भी धर्म का त्याग न कर सके, जो अभिमान रहित, सत्यवादी, शांत, मन को जीतने वाला, दूसरों से सम्मानित तथा प्रत्येक अवस्था में झांझा बूझा हुआ मनुष्य हो, उसी को तुम्हें अपना गुप्त सलाहकार बनाना चाहिए। जिनके साथ कोई न कोई संबंध हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न, विश्वास पात्र, स्वदेशीय, लोभ दिखाकर फोड़े न जा सकने वाले तथा व्याभिचार दोष से रहित हों, जिनकी जाति उत्तम हो, जो वैदिक पथ पर चलते और पुश्त दर पुश्त से राज्य की नौकरी करते आ रहे हों तथा जिनमें घमंड का नाम न हो, ऐसे लोगों को ही मंत्री बनाना चाहिए। जिसमें विनय युक्त बुद्धि, सुंदर स्वभाव, तेज, धीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम और स्थिरता हो। उनके इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभार को संभालने में प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हों तो उन्हें मंत्री बनाना चाहिए। ऐसे 5 मंत्रियों की आवश्यकता होती है। वे सब के सब बोलने में कुशल, सुर और प्रत्येक बात को उचित प्रकार से समझने में निपुण होने चाहिए। जो मूर्ख और दुर्बुद्धि है, उसको सिर्फ काम हाथ में ले लेने से ही उसके विशेष परिणाम का ज्ञान नहीं होता। जिस मंत्री का राजा के प्रति अनुराग न हो, उसका विश्वास करना उचित नहीं, इसलिए उसके समक्ष गुप्त विचारों को प्रकट नहीं करना चाहिए। वो कपटी मंत्री यदि गुप्त विचारों को जान ले तो अन्य मंत्रियों को मिलाकर राजा का इस प्रकार नाश कर देता है, जैसे आग हवा से भरे हुए छेदों में घुसकर समूचे वृक्ष को भस्म कर देती है। जिसका स्वभाव सरल नहीं है, वो अनुरक्त हो, बुद्धिमान हो तथा अन्य सारे गुणों से युक्त हो तो भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका शत्रुओं के साथ संबंध हो तथा नगर के मनुष्यों के प्रति जिसकी सम्मान बुद्धि न हो, उसको सुहृद नहीं मानना चाहिए, वह तो शत्रु ही है, उसे गुप्त सलाह सुनने का अधिकार नहीं है। मूर्ख, अपवित्र, जड़, शत्रु सेवक, बातें बनाने वाला, क्रोधी और लोभी मनुष्य भी शत्रु ही है, उस पर गुप्त मंत्र का प्रकट नहीं करना चाहिए। कोई सम्मान का पात्र, बहुत बड़ा विद्वान और प्रेमी ही क्यों न हो, यदि नया आया हुआ है तो वो भी गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका पिता अपने अधर्माचरण के द्वारा पहले ही अपमानपूर्वक निकाला गया हो और उसका वो पुत्र सम्मानपूर्वक पिता के पद पर नियुक्त कर लिया गया हो, उसे भी गुप्त सलाह नहीं बतानी चाहिए। जिसकी बुद्धि शुद्ध और धारणा शक्ति प्रबल हो, जो स्वदेश में ही उत्पन्न, शुद्ध आचरण वाला और विद्वान हो तथा सब प्रकार के कामों में परीक्षा करने पर ईमानदार साबित हुआ हो, वो गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न, अपने पक्ष तथा शत्रु पक्ष के लोगों की प्रकृति को परखने वाला तथा राजा का अपना अभिन्न सुहृद हो, वह भी गुप्त सलाह सुन सकता है। जो सत्यवादी, शीलवान, गंभीर, लज्जावान और कोमल स्वभाव वाला हो तथा पीढ़ी दर पीढ़ी से राजा की सेवा में रहता आया हो, वो भी मंत्रणा सुनने के अधिकारी है। संतोषी, सत्पुरुषों द्वारा मंत्रणा सम्मानित, सत्यवादी, चतुर, पाप से घृणा करने वाला, राजकीय मंत्रणा को समझने वाला, समय की पहचान रखने वाला और शूरवीर मनुष्य भी सलाह सुनने के योग्य हैं। जो राजा चिरकाल तक दंड धारण किए रहने की इच्छा रखता हो, उसे अपनी गुप्त सलाह ऐसे मनुष्य को बतानी चाहिए जो सारे जगत को समझा बुझाकर अपने वश में कर लेने की शक्ति रखता हो। नगर और देश के लोग जिस पर धर्मतः विश्वास करते हों, जो नीति का विद्वान हो, वो गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी है। इसलिए जो उपयुक्त सभी गुणों से संपन्न और लोगों की प्रकृति को परखने वाले हों, ऐसे पुरुषों को ही सम्मानपूर्वक मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिए। मंत्री कम से कम 3 होने चाहिए। मंत्रियों को चाहिए कि राजा, अमात्य, सेनाध्यक्ष आदि प्रकृतियों के तथा शत्रुओं के भी छिद्रों पर दृष्टि रखे, क्योंकि राजा के राज्य की जड़ है मंत्रियों की अच्छी सलाह। उसी के आधार पर राज्य का अभ्युदय होता है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेटे रहता है, उसी प्रकार राजा को भी अपने गुप्त विचारों को छिपाए रखना चाहिए। जो मंत्री राजा के गुप्त मंत्र को छिपाए रखते हैं, वे बुद्धिमान हैं। मंत्री ही राजा का कवच है। सेना आदि तो शरीर मात्र है। राजदूत राज्य की जड़ है और गुप्त मंत्रणा उसका बल है। यदि मंत्री मद, क्रोध, मान और ईर्ष्या त्याग कर राजा का अनुसरण करते हैं तो वे सुखी होते हैं। जो 5 प्रकार के छल से रहित हों, ऐसे मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। राजा पहले तीनों मंत्रियों की पृथक पृथक सलाह जानकर उस पर विचार करे, फिर अपना जो निश्चय हो उसको और दूसरों को निश्चय को, धर्म, अर्थ तथा काम के तत्वों को समझने वाले पुरोहित ब्राह्मण से निवेदन करके उसकी सलाह पूछे। उस समय वो जो कुछ भी निर्णय दे, उस पर यदि सब लोग एकमत हो जाएं, तो उस विचार को कार्य रूप में परिणत कर दे। मंत्रज्ञ विद्वान कहते हैं, सदा इसी प्रकार मंत्रणा करे और जो विचार अपनी प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े, उसी से काम ले। जहाँ गुप्त विचार किया जाता हो, वहाँ या उसके आसपास बौने, कुबड़े, दुबले, लंगड़े, अंधे, मूर्ख, स्त्री और हिजड़े न आने पाए।
महल के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथवा सुने एवं खुले हुए मैदान में जहाँ कुछ काश घास पात बढ़े हुए न हो, ऐसी जगह पर बैठकर उपयुक्त समय में गुप्त परामर्श करना चाहिए। धन्यवाद।